नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 5 लेजिस्लेचर हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक इलेक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है और इलेक्शंस का मेथड क्या है वो डिस्कस किए, और पिछले चैप्टर में हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस किए। नाउ लेजिस्लेचर कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करता है। लेजिस्लेचर मतलब सेंट्रल लेवल में जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स फंक्शन एंड हेल्पिंग मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेंटेन करने में कैसे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स काम करते हैं। ठीक है, हम पार्लियामेंट के पूरे कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग डिस्कस करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स के कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग डिस्कस करेंगे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इनके इंपॉर्टेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जैसे खत्म होगा आपका ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, जैसे कि लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट का फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट किस तरह एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, एंड कैसे पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। देखिए, लेजिस्लेचर बस एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। हाँ, जरूर लॉ मेकिंग एक लेजिस्लेचर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वैसे लेजिस्लेचर सारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक सेंटर आप बोल सकते हो। हमेशा एक्शन पैक्ड रहता है। जैसे कि आपने सनसेट टीवी देखा होगा, जिसमें पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, और हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी प्रोसीडिंग्स दिखाने वाले ऑफिशियल टीवी चैनल्स हैं। उसमें आपने देखा होगा लेजिस्लेचर हमेशा एक्शन पैक्ड रहता है। वॉकआउट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, कोऑपरेशंस रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं, और कभी कभी यूनैनिमिटी, एक साथ एक डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक डेमोक्रेसी में। एंड इंडीड ए जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। देखिए, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने वाला एक लेजिस्लेचर के बिना एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। And the legislature also helps people in holding the representatives accountable। देखिए, लेजिस्लेचर में कौन रहता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। हम इन्हें इलेक्ट करके उन्हें भेजा है, तो हमारे लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर इज द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब यही होता है, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे देखा जाएगा तो एक डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिस्लेचर में कौन बैठे हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, जिन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा है हमारे लिए, देश के लिए, हमारी तरफ से काम करने के लिए। तो बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेचर। बट इन डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है? देखिए, कहने में लेजिस्लेचर्स के पास बहुत पावर्स है। एक गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर की मेजोरिटी सपोर्ट भी चाहिए गवर्नमेंट रिटेन करने के लिए। अगर मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो गवर्नमेंट गिर जाएगा। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज में आपको यह देखने को मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लेजिस्लेचर नहीं लेते हैं, कैबिनेट लेते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर्स है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, वही फॉर्मुलेट करते हैं। तो इधर लेजिस्लेचर का इतना रोल नहीं दिख रहा है। इसलिए कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं दैट द पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड। देखिए, अगर देश के लिए जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन से, पॉलिसी से, वो केवल कैबिनेट डिसाइड करेंगे, फिर लेजिस्लेचर का क्या रोल है? पर देखिए दोस्तों, एक बात समझना है, जितने भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो उन्हें हमेशा लेजिस्लेचर में मेजोरिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। जितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर हो उन्हें पार्लियामेंट फेस करना पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। So herein lies the democratic potential of the parliament। देखिए, पार्लियामेंट का एक्चुअल पोटेंशियल हमें इधर दिख रहा है। भले कैबिनेट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा हो, वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल है। And it is recognized as one of the most democratic and open forum of debate on account of its composition। It is the most representative of all organs of government। देखिए, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन सा है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें सबसे रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है? लेजिस्लेचर है। एंड इट इज अबव ऑल वेस्टेड विद पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट को चूज करने का एंड डिसमिस करने का भी पावर्स है लेजिस्लेचर के पास। अब इसका एक काउंटर पॉइंट है दोस्तों। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको बोलूंगा, आप खुद सोचिएगा। हमारे देश में लोकसभा सीट से टोटल 545, राज्यसभा सीट से 245।
मान लीजिए एक जनरल इलेक्शन के बाद बीजेपी ने अकेला 400 सीट्स जीते और राज्यसभा में भी मान लीजिए इनकी मेजोरिटी है 150। अब राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। इसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, स्टेट्स के जो एमएलएस हैं वो चुन के भेजते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में। अब मान लीजिए मैक्सिमम स्टेट्स में बीजेपी रूल कर रहा है, तब ऑब्वियस सी बात है जितने भी एमपीस आएंगे उसमें से मैक्सिमम बीजेपी के रहेंगे। तो ये सिचुएशन आप देखिए, लोकसभा में भी बीजेपी की मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी बीजेपी की मेजोरिटी है। तो इस केस में जितने भी बिल्स गवर्नमेंट लेके आएंगे वो सारे पास हो जाएगा, क्योंकि बिल्स पास होने का क्राइटेरिया क्या है, लोकसभा में मेजोरिटी के साथ पास होना है, राज्यसभा में मेजोरिटी के साथ पास होना है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में सारे जो बिल्स गवर्नमेंट लेके आएंगे वो पास हो जाएगा। तब आप सोचिए लेजिस्लेचर का क्या रोल है। भले लेजिस्लेचर में जितने भी वॉकआउट हो, प्रोटेस्ट हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, बिल तो पास हो जाएगा ना, फिर लॉ बन जाएगा। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करते रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में होता क्या है, पीरियोडिकल इलेक्शंस, अगले इलेक्शंस में लोग उनको वोट नहीं देगा। अब इलेक्शंस तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है, लोग चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकता है। इट इज आवर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट। जैसे कि फार्म बिल्स की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट ने फार्म बिल्स पास किए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी थी। अब फार्म बिल्स पास होने के बाद जितने फार्मर्स एसोसिएशन हैं वो प्रोटेस्ट करने शुरू किया, 1 साल तक प्रोटेस्ट करता रहा, फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने उन लॉस को रिपील किया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जब लेजिस्लेचर का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी की वजह से, तब और भी सॉल्यूशन है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो समझ गए ना, ये मैंने बस मेरा एक ओपिनियन बोला। अब देखिए दोस्तों, इधर कुछ रियल एग्जाम्पल्स दिया हुआ है हमारे पार्लियामेंट का, जब हमारे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। 20 फरवरी 2002 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह यूरिया एंड फर्टिलाइजर्स का प्राइस इंक्रीज अनाउंस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन एमपीज प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हुआ कि 1.5 महीने बाद फाइनेंस मिनिस्टर को वो जो प्राइस हाइक है उसे रोल बैक करना पड़ा, मतलब जैसे पहले था वैसे ही करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में क्या है, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया, है कि नहीं। तो इधर लेजिस्लेचर का एक पावर हमें पता चलता है। फिर देखिए 4 जून 1998 को भी क्या हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी दिया जाता है उसे कम करने के बारे में अनाउंसमेंट किया। तभी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से काफी प्रोटेस्ट हुआ, यह डिसीजन भी वापस लेना पड़ा। तो ये 2 एग्जाम्पल्स में आपको क्या पता चला, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को इधर कंट्रोल किया है। और देखिए 22 फरवरी 1983 को क्या हुआ, लोकसभा यूनानिमसली डिसाइड करते हैं पूरे ऑफिशियल बिजनेस सस्पेंड करने के लिए एंड आसाम के ऊपर डिबेट करने के लिए। आसाम में 1983 में क्या हुआ था आपको पता होनी चाहिए। 1983 में आसाम में रायोट्स हुआ था, नेल्ली मसाकर के बारे में आपने सुना होगा। तो पार्लियामेंट बेसिकली रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी एक साथ ये डिसाइड कर लेते हैं सारे ऑफिशियल बिजनेस अभी के लिए रहने देते हैं, हम आसाम के ऊपर बात करेंगे, आसाम में चीजें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इधर आपको लेजिस्लेचर का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड यूनानिमिटी के बारे में पता चल रहा है कि नहीं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको इधर बताया ये सारे जो है एक डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है। नाउ व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए आप सबको पता है हमारा पार्लियामेंट का 2 हाउसेस है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसे राज्यसभा बोलते हैं और एक हाउस ऑफ द पीपल है जिसे लोकसभा बोलते हैं। एंड द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। हमारा जो नेशनल लेजिस्लेचर है वो है पार्लियामेंट। स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर है उसे हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। नाउ तो जब एक लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस रहता है ना, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा है, उसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन सारे स्टेट्स को भी ये ऑप्शन दिया है ऑफ एस्टैब्लिशिंग either a यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये स्टेट्स के ऊपर है, स्टेट्स चाहे तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रख सकता है, जैसे कि इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स में एक ही हाउस है, मतलब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। कुछ स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इंडिया में अभी के हिसाब से ओनली 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। देखिए इधर क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नाउ जितने कंट्रीज साइज में बड़ा है
जिन कंट्रीज में डाइवर्सिटी ज्यादा है वो यूजुअली बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रेफर करते हैं। इसका रीजन यह है दोस्तों, बाई कैमरल लेजिस्लेचर रहने से एक तो सारे सेक्शंस इन द सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा एंड ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब इंडिया का ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया में टोटल 545 लोकसभा एमपी से, 245 राज्यसभा एमपी से, तो टोटल हो गए 790। तो जितना ज्यादा एमपीस होगा उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना ज्यादा एरिया भी कवर होगा। वैसे इंडिया का पॉपुलेशन से अगर आप कंपेयर करोगे ये भी कम है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, करीब 140 करोड़ है। इसके अलावा और एक फायदा है दोस्तों बाई कैमरल लेजिस्लेचर का, हर एक डिसीजन का रिकंसिडरेशन होगा। अगर लोकसभा में एक बिल पास होता है, इसके बाद राज्यसभा में जाता है, तो उस बिल के ऊपर 2 बार डिस्कशन होगा। अगर एक हाउस जल्दीबाजी में डिस्कशन खत्म करके भेज दिया तो राज्यसभा में भी तो जाएगा ना, उधर भी डिस्कशन होगा। तो यह फायदा है। सो दिस एंश्योर्स ए डबल चेक ऑन एवरी मैटर, हर एक मैटर के ऊपर डबल चेकिंग होगा। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा में डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मेरा कहने का मतलब है, लोकसभा इलेक्शंस में सारे सिटीजन्स वोट देते हैं जो 18 साल से ऊपर है, पर राज्यसभा इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं दोस्तों। राज्यसभा बेसिकली स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। इसमें वोट कौन देते हैं, सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए से वही वोट देते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा एमपीस का इलेक्शन कैसे होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वो मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था, आई होप आपको पता होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन 2 तरह का हो सकता है दोस्तों। एक होता है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर एक स्टेट के लिए इक्वल नंबर ऑफ सीट्स अलोकेट करना इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा होता है एक एक स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स अलोकेट करना। अब जो सेकंड मेथड है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स अलोकेट करने से जिन स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन होगा उनको ज्यादा राज्यसभा सीट्स मिल जाएगा, जिन स्टेट्स में कम पॉपुलेशन होगा उनके पास कम राज्यसभा सीट्स होगा। ठीक है, इंडिया में ये सेकंड मेथड यूज करते हैं दोस्तों, पर यूएसए में फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन हर स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स अलोकेट किया हुआ है। यूएसए में वैसे 50 स्टेट्स है। अब 50 स्टेट्स के लिए इक्वल नंबर ऑफ सीट्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड पॉपुलेशन, बट इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से है। अब एक एक स्टेट के पास कितने राज्यसभा सीट्स है ये फिक्स किया हुआ है बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी संविधान का 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है एक एक स्टेट के पास कितने राज्यसभा सीट्स है। तो आप बोल सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेनेट है, सेनेट मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारा राज्यसभा है इधर, उधर इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन सारे स्टेट्स को इक्वल कंसिडर करके इक्वल नंबर ऑफ सीट्स अलोकेट किया हुआ है। अगर वो सिस्टम इंडिया में फॉलो होता तो क्या होता दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश स्टेट में है। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है करीब 2000 लाख और हमारा सिक्किम स्टेट में पॉपुलेशन है 6 लाख। अब अगर इन 2 स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स अलोकेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक स्टेट को राज्यसभा सीट्स अलोकेट किया। वैसे उत्तर प्रदेश को 31 राज्यसभा सीट्स अलोकेट किया हुआ है और सिक्किम को केवल 1 राज्यसभा सीट अलोकेट किया हुआ है। नाउ राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है एंड दे कैन गेट री इलेक्टेड ऑल्सो, कितने बार भी री इलेक्ट हो सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। देखिए सारे मेंबर्स का टर्म एक साथ खत्म नहीं होता जैसे कि लोकसभा में होता है। लोकसभा में क्या होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के कंप्लीशन पर सबका टर्म एक साथ खत्म हो जाता है, फिर नए इलेक्शंस डिक्लेयर होता है। पर राज्यसभा में क्या है ना दोस्तों, हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स का टर्म ही खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी के हिसाब से टोटल 245 राज्यसभा सीट्स है, उसमें से 12 नॉमिनेटेड है। ये नॉमिनेशन के बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। तो बाकी जो 233 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब उसमें से 1/3 मतलब करीब 72 मेंबर्स का टर्म खत्म होगा एक साथ, फिर वो 72 के लिए इलेक्शंस होगा। ठीक है, मतलब हमेशा राज्यसभा में कुछ मेंबर्स रहेंगे।
इसलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं। राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होते। इसका एक फायदा यह है दोस्तों, लोकसभा का टर्म जब खत्म होगा, मतलब जब नए इलेक्शंस डिक्लेयर होगा, तब लोकसभा में तो कोई काम नहीं चलेगा, पर राज्यसभा तब भी रहेगा और जितने इंपॉर्टेंट बिजनेसेस वगैरह है वो राज्यसभा में कंडक्ट किया जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये नॉमिनेशन के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये जो मेंबर्स है, दे शुड हैव मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो इन फील्ड्स में जो एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है, उन्हीं को नॉर्मली नॉमिनेट करते हैं। अब दोस्तों इधर बाई कैमरलिज्म इन जर्मनी के बारे में बताया हुआ है। जैसे इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वैसे जर्मनी में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इंडियन और जर्मन बाई कैमरलिज्म में काफी सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। जर्मनी में भी 2 हाउसेस है। जैसे हमारा लोकसभा है, उधर है फेडरल असेंबली जिसे बुंडेस्टाग बोलते हैं, तो यह है लोकसभा। और जैसे हमारा राज्यसभा है, उधर है फेडरल काउंसिल जिसे बुंडेसरात बोलते हैं, तो यह है राज्यसभा। नाउ बुंडेस्टाग जो फेडरल असेंबली है, उसके लिए जो इलेक्शन होता है ना दोस्तों, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसमें डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों यूज होता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दोनों हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है। और इनका टर्म है दोस्तों 4 साल का। जैसे हमारा लोकसभा 5 साल के लिए है, ये 4 साल के लिए। अब बात करते हैं बुंडेसरात या फिर फेडरल काउंसिल के। जर्मनी में टोटल 16 फेडरल स्टेट्स है दोस्तों। जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, वैसे जर्मनी में 16 फेडरल स्टेट्स है। और द 16 फेडरल स्टेट्स ऑफ जर्मनी आर रिप्रेजेंटेड इन फेडरल काउंसिल। ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में भी यह है दोस्तों, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, वैसे 16 फेडरल स्टेट्स ऑफ जर्मनी को रिप्रेजेंट करता है फेडरल काउंसिल। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दोस्तों 69 and are divided among states on the basis of a range of populations। तो जैसे हमारे देश में वैसे ये पॉपुलेशन के हिसाब से एक एक स्टेट को सीट्स अलोकेट किया हुआ है। अब आ रहा दोस्तों डिफरेंस। These members are generally the ministers in the governments at the state and are appointed not elected। देखिए बुंडेसरात में जो मेंबर्स है वो इन फेडरल स्टेट्स का मिनिस्टर्स है, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता है। हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शन होता है राज्यसभा एमपीज के लिए। इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं, पर इधर क्या है, एक एक स्टेट में ऑलरेडी जो मिनिस्टर्स है उन्हें डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है बुंडेसरात में। एंड अकॉर्डिंग टू द जर्मन लॉ, all the members from one state have to vote as a block as per the instructions of the state governments। देखिए जब भी उनके पार्लियामेंट में, मतलब उनका जो नेशनल लेजिस्लेचर में कुछ भी पॉलिसीज के ऊपर वोटिंग वगैरह होगा, तो ये जो मेंबर्स है ना बुंडेसरात का, उनको स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वोट करना है। मतलब देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया ना उनको, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा आपको कैसे वोट करना। अब एक एक स्टेट के जितने मेंबर्स है वो ऐसे ब्लॉक वोट करना है। देखिए एक एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किया ना उन्हें, तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा उन मेंबर्स को आपको कैसे वोट करना है और उनको ऐसे ब्लॉक एक साथ होके वोट करना है। ठीक है। नाउ मान लीजिए अगर इन फेडरल स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। अब आप सोचिए जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट रहेगा वो कभी भी एक एग्रीमेंट में आ पाता है क्या? क्योंकि उनमें ओपिनियन डिफरेंसेस रहता है। यही प्रॉब्लम जर्मनी में भी होता है दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स ड्यू टू कोलिशन गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल दे फेल टू रीच एन एग्रीमेंट एंड मे हैव टू अब्सटेन। तो इस केस में वो वोट करते ही नहीं है। नाउ द बुंडेसरात डज नॉट वोट ऑन ऑल लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स। हमारे देश में क्या होता है, जो राज्यसभा एमपी है वो सारे लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स के ऊपर वोट कर सकता है, बेसिकली सारे बिल्स के ऊपर वोट कर सकता है, कोई मना नहीं है। पर बुंडेसरात में क्या है दोस्तों, वो लोग वही लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स के ऊपर वोट करेंगे जो उनके स्टेट से रिलेटेड है। बेसिकली अगर इंडियन लैंग्वेज में बोलने से जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है ना, उसी के ऊपर वो वोट करते हैं। या फिर जो कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट मतलब क्या है आपको पता ही होगा ना, मैंने आपको बताया था, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट। अब ये कंकरेंट मतलब इसमें स्टेट एंड सेंटर को जुरिस्डिक्शन है। अब ऐसे जो कंकरेंट मैटर्स है या फिर स्टेट मैटर्स है, उसी में बुंडेसरात के मेंबर्स वोट करते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो वीटो सच लेजिस्लेशन। अगर कोई लेजिस्लेशन
इनके स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो मना भी कर सकता है, अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। अब दोस्तों लोकसभा के बारे में, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बात तो आपको पता होगा दोस्तों, जिसे जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। हम लोकसभा इलेक्शंस में भी वोट करते हैं, अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी वोट करते हैं। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री, state in case of state legislative assembly is divided into territorial constituencies of roughly equal population। ठीक है, इलेक्शन के लिए पूरे देश को इक्वल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, जिसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। अब सारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन है वो लगभग सेम रहता है दोस्तों। मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पिछले क्लासेस में बताया था, जो ये इंश्योर करते हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली इक्वल पॉपुलेशन है। ठीक है, नाउ अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट को भी अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है, और एक एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एक एमएलए रहेगा, और एक एक वोटर का जो वोट का वैल्यू है वो सेम रहेगा। ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दिस नंबर हैज नॉट चेंज्ड सिंस 1971 सेंसस। देखिए अभी के हिसाब से इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन होता है। मैंने आपको पहले 545 बताया था। एक्चुअली क्या है ना, पहले 2 एमपीज का नॉमिनेशन भी होता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, तो अभी के हिसाब से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और ये 1971 सेंसस के बेसिस पर है, अभी तक इसको चेंज नहीं किया है। और लोकसभा का टर्म 5 साल का है, एंड दैट इज अ मैक्सिमम। पर हमने देखा है 5 साल से पहले भी लोकसभा कभी कभी डिसोल्व हो जाता है। ये कब होता है? जब एक गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाता है लोकसभा में। ठीक है, और एक ऑप्शन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है लोकसभा डिसोल्व करने के लिए एंड फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। ये भी होता है। ये आपने देखा होगा, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ने ऐसे किया है कि अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि लोकसभा आप डिसोल्व कीजिए और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराइए। ज्यादा टाइम पहले नहीं, 3, 4, 5 महीने पहले। ये ज्यादातर स्टेट लेजिस्लेचर्स में होता है दोस्तों। मैं एक एग्जांपल बोलूंगा, आपको याद होगा 2014 में अरविंद केजरीवाल जी, जो करंट चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो जब पहली बार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उनकी पार्टी को उतना ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिला था। हाँ, उतना तो मिल गया था गवर्नमेंट बनाने के लिए, पर ज्यादा नहीं था, और वो चीफ मिनिस्टर बन भी गए। पर चीफ मिनिस्टर बनने के कुछ महीने बाद उन्होंने लोकपाल बिल प्रेजेंट किया दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। मेजोरिटी कम होने की वजह से वो बिल पास नहीं हुआ, तो उन्होंने गवर्नर को, बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस किया कि आप असेंबली को डिसोल्व कीजिए। फिर इलेक्शंस कंडक्ट हुआ। उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा मेजोरिटी मिल गया। तो बेसिकली आप समझ गए ना, ये तो मैंने स्टेट का एग्जाम्पल दिया। वैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि लोकसभा डिसोल्व करने के लिए और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। तो दोस्तों दैट्स इट। अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम व्हाट डज द पार्लियामेंट डू से शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।